बच्चों, आज हम काव्य की जो सर्वोत्कृष्ट विधा है गद्य काव्य, गद्य काव्य में आज हम निबंध पर चर्चा करेंगे और निबंधकार हैं श्री जैनेंद्र कुमार जी। श्री जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार भी थे। जैनेंद्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज गांव में हुआ। आपके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। दुर्भाग्य से जन्म के 2 वर्ष बाद इनके पिताजी का निधन हो गया। जैनेंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। वहीं इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बच्चों, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, वो अपनी चरम सीमा पर था। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव जैनेंद्र जी पर भी बहुत पड़ा। तो असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जैनेंद्र जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रभाव उनकी रचनाओं में भी देखा जा सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जैनेंद्र जी। इनका अवदान अत्यंत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। कथाकार होने के साथ साथ आपकी जो पहचान है अत्यंत गंभीर चिंतक और निबंधकार के रूप में भी है। आपकी प्रभावी साहित्य सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने सन 1971 में पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया और सन 1979 में साहित्य अकादमी सम्मान से आप सम्मानित हुए। और हिंदी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सन 1990 में जैनेंद्र जी पंचतत्व में विलीन हो गए। जैनेंद्र जी ने उपन्यास, कहानी, निबंध, अनुवाद और संपादन कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। उपन्यासों में बहुत ही प्रसिद्ध है इनका परख उपन्यास, जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ था और 1935 में सुनीता उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ और त्यागपत्र जो है 1937 में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से कल्याणी उपन्यास जो है हिंदी संसार में बहुत ही प्रसिद्धि पाया, जिसका प्रकाशन जो है 1939 में हुआ और विवर्त का 1953 में और सुखदा ये भी 1953 में ही प्रकाशित हुआ था और व्यतीत ये भी 1953 में ही प्रकाशित हुआ। 3 उपन्यास उन्होंने एक साल में दिए और जयवर्धन जो है 1956 में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से कहानी संग्रह जो है फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में और एक साल बाद एक साल में एक रात 1934 में, मतलब एक साल में इतना अधिक इन्होंने साहित्य जगत में काम किया है कि प्रतिवर्ष इनका एक न एक उपन्यास,
या कथा संकलन पाठकों के सामने आता रहा। दो चिड़िया 1935 में, पाजेब बहुत ही प्रसिद्ध कथा संकलन है जो 1942 में प्रकाशित हुआ, और जय संधि जो है 1949 में। इसी प्रकार जैनेन्द्र जी के जो निबंध संकलन हैं, जिन्हें हिंदी संसार की अमूल्य निधि माना गया है, प्रस्तुत प्रश्न 1936 में प्रकाशित हुआ, और जड़ की बात 1945 में, और पूर्वोदय 1951 में, साहित्य का श्रेय और प्रेय ये 1953 में प्रकाशित हुआ, मंथन ये भी 1953 में प्रकाशित हुआ, और 1953 में ही एक और निबंध संकलन आया, सोच विचार, और काम प्रेम और परिवार ये भी 1953 में ही प्रकाशित हुआ, और ये और वे 1954 में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से रातों दिन जैनेन्द्र जी सृजन में लगे रहते थे। उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। अनुदित ग्रंथों में जैसे मंदाकिनी नाटक का अनुवाद उन्होंने 1935 में किया था, प्रेम में भगवान कहानी का 1937 में, पाप और प्रकाश नाटक 1953 में, और आपने संपादन भी किया है अनेक विद्वानों को संजो करके। साहित्य चयन ये 1951 में एक निबंध संकलन आया, विचार वल्लरी निबंध संकलन जो है 1953 में ही प्रकाशित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनेन्द्र जी ने गद्य साहित्य में अद्भुत लेखनी चलाई है, और इन्होंने गद्य साहित्य जगत में कीर्तिमान स्थापित किया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जो सबसे बड़ा योगदान है हिंदी गद्य के क्षेत्र में, तो गद्य के निर्माण में इन्होंने हिंदी गद्य का नए ढंग से सृजन किया। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र जी के द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अमृतपूर्ण कार्य किया है। हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र जी की अमिट छाप है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में उनका सुप्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन ये उत्कृष्ट विचारात्मक निबंध का उदाहरण है। बाजार दर्शन निबंध पर चर्चा करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि निबंध है क्या। आप निबंध प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन निबंध को आपने कभी परिभाषित नहीं किया है, तो थोड़ा सा संक्षेप में उसे हम समझ लें कि वास्तव में निबंध जो है गद्य लेखन की एक सशक्त विधा है। निबंध शब्द नि और बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है। ये मूलतः 4 तरह के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अब हम चर्चा करते हैं बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन सहयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद और बाजार की मूल अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। आज आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। बहुत पहले इस निबंध को लिखा था जैनेन्द्र जी ने, लेकिन आज ये बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद जो है हमारे आंखों के सामने है। लेखक ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र मामूली सी वस्तु लेने बाजार गए, परंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें लेकर के आ गए और सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। होता है ऐसा। जैसे आप जब बाजार जाते हैं तो वहाँ माने बाजार की जो जगमगाहट है,
विज्ञापन के उद्देश्य से जो दुकानदार है या जो पूर्ति करने वाला व्यक्ति है, जो सामग्री की पूर्ति करने वाला दुकानदार है, वह अपनी दुकान को सजा कर रखता है। तो वहाँ की जगमगाहट देख करके व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की चीज़ें खरीद लेता है। और चूँकि उनकी पत्नी उनके साथ गई थी, उनके मित्र की, उन्होंने सारा दोष उन पर जड़ दिया। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है, उनकी पत्नी का नहीं। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसा को जोड़कर ही गर्व का अनुभव करते हैं। दो तरह के व्यक्ति हुए, एक बिना सोचे समझे खर्च करने वाले, और एक ऐसे होते हैं जो पैसों को जोड़कर गर्व की अनुभूति करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया कि जो बाजार से कुछ भी न ले और वे अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से खुश हैं, इस प्रकार के भी उपभोक्तावाद के शिकार हैं। आप देख रहे हैं कि आज के समय में बाजारवाद का जो प्रभाव है वह हमें चतुर्दिक दिखाई देता है। तो लेखक के एक मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना है। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंस गया कि दिन भर बाजार घूमने के बाद भी कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया। इसका कारण उसने लेखक को बताया कि सभी कुछ उसे पसंद आया, किंतु वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता, और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ खरीद नहीं पाया। इस तरह से आप भी जब बाजार जाते हैं तो एक मानसिकता व्यक्ति की बनती है। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इसलिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के संबंध में चिंतन कर लेना चाहिए और खूब सोच विचार करके ही बाजार जाना चाहिए। अब बाजार का जो जादू है उस संबंध में लेखक का मानना है कि बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर होता है। जो खाली जेब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, और जिसकी भरी जेब है, इन दोनों पर भी बाजार का जादू बराबर बराबर पड़ता है। एक जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। यदि जेब भरी है तो आप खरीदारी खूब करेंगे, परंतु व्यर्थ की, अनावश्यक, निरर्थक, जिसकी उपयोगिता नहीं है उस वस्तु को भी आप क्रय कर लेंगे। अंततः वह आपके सुख की तुलना में दुखदायी अधिक होगी। लेखक की मान्यता है कि आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हों कि आपको क्या खरीदना है। इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा, अन्यथा उस चकाचौंध में फंस करके वह अपनी जेब खाली करके आएगा। लेखक जो है जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला मानता है कि जीवन जो है अच्छे ढंग से जीना एक बहुत बड़ी कला है। लेखक के अनुसार व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लेने चाहिए, क्योंकि बिना सोच समझ करके लिया हुआ निर्णय जो है वो दुखदायी होता है। लेखक ने एक भगत जी का उदाहरण दिया। भगत जी का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि उनका चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि वे उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते हैं तो मालामाल हो जाते भगत जी। किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई हो जाती थी तभी वह चूर्ण बेचते थे, फिर इसके बाद में मुफ्त में ही चूर्ण बालकों में बांट देते थे। भगत जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि प्रत्येक दिन वो चूर्ण लेकर के चलते थे और जहाँ 6 आना उनको मिला, उनकी बिक्री
6 आने की हो गई, वहीं अपना चूर्ण बेचना बंद कर देते थे और इसके बाद वे जो कुछ चूर्ण की पुड़िया बचती थी वो बच्चों में बांट देते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई की नहीं सोची। भगत जी भले ही निरक्षर, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है। भगत जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद लेखक उन्हें विद्वान मानता है। अब बाजार की सार्थकता क्या है मानव के लिए? लेखक के विचार से बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। उसे कब खरीदना चाहिए, उसे क्या खरीदना चाहिए और उसे कितना खरीदना चाहिए। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति को बढ़ावा देता है। लेखक का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है, वह अनीति शास्त्र है। बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। अब आपको निबंध का सारांश मैंने बताया। अब आइए इस पर प्रश्न कैसे उठते हैं। ये सब सुनने के बाद वास्तव में बाजार का जो जादू है वो चढ़ता है, उतरता है, तो मानव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेखक का मानना है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसकी ओर उसी प्रकार से खिंचा चला जाता है जिस प्रकार से चुंबक लोहे की ओर खिंचा जाता है। और दूसरी बात क्या है, मनुष्य को सभी सामान जरूरी और आरामदायक प्रतीत होते हैं। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता न भी हो तो भी वह खरीदने को मजबूर हो जाता है। अगर वो बाजार चला गया और बाजार का जादू अगर चढ़ गया है उस पर, तो वस्तुओं की उपयोगिता का पता चलने पर मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को आभास होता है कि जो आरामदायक फैंसी वस्तुएं उसने खरीदी थीं वे सब जो हैं आराम देने की अपेक्षा उसे दुख पहुंचाती हैं। बीच में जब मैं बाजार दर्शन पर चर्चा कर रहा था तो परचेजिंग पावर की चर्चा मैंने की थी। ये है क्या परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह पावर जिससे महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति सभी परचेजिंग पावर से चलते हैं। जो माल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची से ऊंची कीमत में मिल जाती हैं। ग्राहक भी धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं, धनी होते हैं, अतः वे महंगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो माल में ही दिखाई देता है। अब आपने इतनी बातें जान ली तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गया होगा कि ये बाजार दर्शन है क्या। वास्तव में बाजार दर्शन से लेखक का आशय है कि बाजार के बारे में विवरण, जैसे बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार लोगों को क्यों आकर्षित करता है, बाजार के आकर्षण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, बाजार के गुण दोषों का वर्णन, बाजार के लाभ व हानि के बारे में विस्तृत जानकारी देना, बाजार की सार्थकता इत्यादि के बारे में रोचक ढंग से बताना, ये सब बाजार दर्शन में सम्मिलित है। ये बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से तात्पर्य कपट बढ़ाने से है, अर्थात सद्भाव की कमी। सद्भाव की कमी के कारण आदमी जो है परस्पर भाई, मित्र एवं पड़ोसी तक को भूल जाता है। मनुष्य सभी के साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है। बाजारूपन के कारण मनुष्य को केवल अपना फायदा दिखाई देता है। इससे शोषण की भावना बढ़ती है। जो
विक्रेता है, वो न अपने भाई को पहचानता, न मित्र को पहचानता, न पड़ोसी को पहचानता, न अपने संबंधियों को पहचानता। अब अभी चर्चा के दौरान हमने आपको बताया था कि लेखक जो है अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहता है। क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेखक की मान्यता है कि जो कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र अर्थात पूंजीवादी अर्थशास्त्र जो धन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल देता है, मायावी है, छली है और अनीतिपूर्ण है। कारण बाजार का जो मूल दर्शन है आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यदि इस लक्ष्य को छोड़कर व्यापारी धन कमाने की होड़ में लग जाएं तो बाजार का जो असली लक्ष्य है वो नष्ट हो जाता है। यह बाजार के नाम पर जो भटकाव है, ग्राहक को आवश्यकता की वस्तु उचित दाम पर देने के बजाय अगर पैसा कमाना लक्ष्य रख लिया जाए तो बाजार का जो असली लक्ष्य है वो पूरा ही नहीं होता। पैसा कमाने का लक्ष्य जब दुकानदार बना लेता है तो व्यापार में कपट बढ़ता है, छल बढ़ता है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना लाभ कमाना चाहता है। इससे शोषण की शुरुआत होती है, अतः ये अनीतिपूर्ण है। ऐसे पूंजीवादी बाजार से मानवीय प्रेम, भाईचारा तथा सौहार्द जो है वो समाप्त हो जाता है। सभी लोग ग्राहक और विक्रेता बनकर रह जाते हैं। पूंजीवादी अर्थशास्त्र के कारण ही बाजार में फैंसी चीज़ों का प्रचलन बढ़ता है। लोग बिना आवश्यकता के ही उसके रूप जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए लेखक ने उसे मायावी कहा है। अब एक प्रश्न और बनता है, खाली मन और भरी जेब यह क्या है? लेखक की मान्यता है कि खाली मन तथा भरी जेब मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा का न होना और वस्तु की आवश्यकता का न होना, परंतु जब जेबें भरी रहती हैं या जेबें भारी होती हैं तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है। इससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति क्या है? वास्तव में लेखक का मानना है कि पैसे की व्यंग शक्ति से तात्पर्य पैसे के आधार पर स्वयं को हीन या श्रेष्ठ समझना। पैसा ही हीनता और श्रेष्ठता का एहसास कराता है। यही पैसे की व्यंग शक्ति है। अपनी क्रय शक्ति को दिखाकर खरीदार स्वयं को ऊंचा सिद्ध करता है। इसीलिए वह बाजार से बिना जरूरत के ढेर सारा सामान खरीद करके ले आता है। लेखक ने बाजार दर्शन निबंध में उन सारी बातों को आपके सामने रखा है कि बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना किसी ज़रूरत के वहाँ न जाएं। पहली बात, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो आप बाज़ार बिल्कुल मत जाइए। और आप जाएंगे तो ललचाई निगाहों से उसे देखेंगे। आपके मन में लालच आएगी कि काश हम भी इसे खरीद पाते। तो आप अगर बाज़ार नहीं जाएंगे तो आपके मन में लालच नहीं आएगा। और मान लीजिए आप गए भी तो ललचाई निगाहों से उसे न देखें। लेखक के शब्दों में वहाँ खाली मन न जाए, मन आपका भरा रहे। अभी हमने चर्चा के दौरान भगत जी का उल्लेख किया था। भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को कैसे शांत कर रहे हैं, यह बाजार दर्शन पाठ में इसे बहुत अच्छे ढंग से लेखक ने समझाया है। वास्तव में भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को शांत
कर रहे हैं इस तरह से कि वे निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। पहली बात, उनका समय निश्चित है और 6 आने की कमाई होते ही बचे चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। सबसे पहले तो उनका उद्देश्य जो है केवल 6 आना कमाना है और 6 आने में उनका व्यय, परिवार का जो व्यय भार है वो पूरा हो जाता है। बाजार में जीरा व नमक खरीदते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं, बाजार के आकर्षण से दूर रहते हैं और अपने चूर्ण का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन नहीं करते। तो इस प्रकार बाजार दर्शन से हमें शिक्षा मिलती है कि हम बाजार तभी जाएं जब आवश्यकता हो, जब हमें कोई वस्तु क्रय करनी हो तब हम बाजार जाएं, अन्यथा हम बाजार न जाएं। और बाजार जाएं तो आवश्यकता की एक सूची बना लें कि हमें क्या क्या क्रय करना है, हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सामग्री है, और वहाँ से आप क्रय करके लेकर आएँ। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी न करें। तो इस प्रकार यह विचारात्मक निबंध हिंदी संसार में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा है।